आजाद करके, रैली खत्म करके अब गज्जू बना, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ यहाँ कार में सवार हो गए हैं। खम्मागणी हुकम, कई हाल चाल है आपका? एकदम बढ़िया साहब। तो आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो? अब वो तो आप देख लो क्या कहीं स्थिति है। कह रहे हैं कि तीसरी बार आप किस्मत आजमा रहे हैं। इन तीनों में से सबसे कठिन कौन सा टर्म आपको लग रहा है? ये वाला, पिछला वाला कि इससे पहले वाला? चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो पिछला चुनाव वास्तव में मुश्किल चुनाव था, क्योंकि परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में हम चुनाव हार गए थे, सरकार से बाहर हो गए थे। मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 में हम चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को कुल मिले मत और भारतीय जनता पार्टी को उस विधानसभा चुनाव में मिले मतों में अंतर 1,50,000 वोटों का था। चुनाव में सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में गहलोत साहब के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। गहलोत साहब के यहाँ बहुत डीप रूटेड हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, 5-6 बार विधानसभा में आ चुके हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री थे। तो उनका वास्तव में बहुत ही जो है गहरी जड़ें थी। और उसके बाद में क्योंकि मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा था तो पूरी सरकार की ताकत चुनाव में जुटी थी। सरकार के सारे मंत्री, सरकार के सारे नेता, पार्टी के, कांग्रेस के, सरकार की सारी मशीनरी, सरकार की हार्डवेयर मशीनरी और सरकार का ह्यूमन रिसोर्सेज सब यहाँ चुनाव में झोंक दिया गया था। मैंने बाद में AICC की रिपोर्ट्स में पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टोटल 162 मीटिंगें जो देश भर में की, बीइंग द टॉलेस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, और राजस्थान में की कुल मिलाकर के जो 162 मीटिंग थी उसमें से 122 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में की थी। लेकिन इस बार तो वो आपके इस बार बिल्कुल अनुकूलता है। ऐसा क्या किया है कि वो बिल्कुल बगल ही में चले गए हैं और आपके खिलाफ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो उनका निर्णय था और मुझे लगता है कि अगर जोधपुर सेफ सीट होती और अगर में कहीं कमजोरी होती मेरे कैंडिडेचर में तो जरूर वो यहीं रह गए होते। लेकिन पिछली बार इन सब अनुकूलताओं के होते हुए भी 2,75,000 के मतों से जो करारी हार हुई थी, उस हार की दहशत अभी तक शायद उनके दिल और दिमाग से निकली नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप जिस समाज से आते हैं वो बहुत बड़ा तबका आपसे नाराज चल रहा है कि आपने जोधपुर के लिए काम नहीं किया, आपके इलाके के लिए काम नहीं किया। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम देखना नहीं है, और मैं वैसे जाति की राजनीति नहीं करता, समाज विशेष की बात नहीं करता। जोधपुर के भले के लिए तमाम विपरीत परिस्थितियां होते हुए हमने निरंतर काम किया। और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि पिछले 5 साल में अगर गहलोत सरकार ने और गहलोत साहब ने व्यक्तिगत विद्वेष रखते हुए राजस्थान के जल से जुड़े हुए विषयों को अटकाया नहीं होता तो आज राजस्थान का परिदृश्य दूसरा होता। राजस्थान जो पेयजल के संकट से सर्वाधिक जूझने वाला प्रदेश है, उस प्रदेश में मैंने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था, लेकिन सर्वाधिक धनराशि मुहैया कराने के बावजूद भी राजस्थान वाज अमंग द पूरेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड इट वाज नीचे से दूसरे स्थान पर। तो आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान के सूखे को खत्म करने की पूरी कोशिश आपने की, लेकिन गहलोत ने उसे रोका? बिल्कुल। पीने के पानी के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो भी ये सत्य है, और सिंचाई और पीने के पानी दोनों को जोड़ करके अगर ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की बात करूँ, जो राजस्थान के 50 में से 21 जिलों या पुराने 32 में से 13 जिलों के लिए लाइफलाइन के जैसा है, और सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन 3 जिलों के लिए जो यमुना का पानी हिमालय से आना था, उन दोनों प्रोजेक्ट्स को जानबूझ करके उनकी सरकार ने लटकाया और अटकाया। हमने अनेक बार प्रयास किया। कहते हैं आपने पैसा ही खर्च नहीं किया, जबकि आपके पास जल शक्ति मंत्रालय था, लेकिन आपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा खर्च नहीं किया। यहीं पर नल से जल जो है वो फेल हो गया। रूबिका जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि या तो उनको संविधान की जानकारी नहीं है या आपके देश ने उसको देखा नहीं है। संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल का विषय जो है वो राज्य का विषय है। राज्य की सरकार को ही प्लानिंग से लेकर के DPR बनाने से लेकर के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, प्लानिंग, DPR फॉर्मेशन से लेकर के टेंडर्स करने से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक सब काम करने होते हैं। हाँ। भारत सरकार को सिर्फ सहयोग, बजटीय सहयोग देना था। हमने इनके प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए जो इन्होंने सबमिट किए थे, 1 लाख करोड़ वर्थ के। राजस्थान में एवरेज एक्सपेंडिचर पर कनेक्शन जो है देश का 5 गुना आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में
लगभग 2 लाख रुपए पर हाउस होल्ड कनेक्शन कॉस्ट आती है, विच इज 10 टाइम्स ऑफ द नेशनल एवरेज। तो भी हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। हमने राजस्थान को सबसे ज्यादा बजटीय संसाधन दिए, 27,000 करोड़ रुपया जो है दिया गया। उसमें से जो खर्च एलोकेशन किया गया, उसमें से खर्च राज्य सरकार मात्र 6,000 करोड़ खर्च कर पाई। तो उसका दोष किसका है? आपने बहुत काम किया, आपने बजट एलोकेशन किया, आप कह रहे हैं विकास के पथ पर आप लोग बहुत गजब की रफ्तार से अग्रसर थे। तो इस बार क्लीन स्वीप होगा पिछली बार की तरह 25 में से 25? निश्चित रूप से। देखिए, पिछले जब चुनाव था 2014 का चुनाव, तब देश का कोई सेफोलॉजिस्ट ये मानने को तैयार नहीं था कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जब वसुंधरा जी ने कहा कि हम 25 में से 25 सीट जीतने वाले हैं, तब भी देश का कोई सेफोलॉजिस्ट, कोई मीडिया हाउस, कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हम लोगों ने विश्वास के साथ कहा था ये होगा, और वो हुआ। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी कि हो गया अब? जब 2019 में हम चुनाव में आए, तब इस तरह की चर्चाएं की जाती थी कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत प्रबल होगा और अब की बार 25 में से कम 10-12 लोग हारने वाले। जिस दिन चुनाव का परिणाम आया था, तब तक आपकी फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोग दावे कर रहे थे। हाँ। और टीवी के स्क्रीन पर परिणाम आने के दिन भी दिखा रहे थे कि ये 10 सीटें जीतेंगी, हारेंगी। इसमें से जोधपुर भी एक थी, लेकिन 2,75,000 वोटों के अंतर से जीती थी। और राजस्थान में 25 कमल खिले थे। 2014 के परिप्रेक्ष्य में हमको अधिक वोट मिले थे। देखिए मोदी जी को पहला वोट जब देश ने दिया था, तब एक आशा की किरण के रूप में वोट दिया था। दूसरा वोट जब दिया था, तब इस विश्वास के साथ में दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने जो किया है वो देश का बदलाव कर रहे हैं। और अब की बार देश की जनता भारत के विकसित होने के आस को लेकर के, भारत विकसित हो सकता है इस विश्वास को लेकर के, विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए वोट करने वाली है। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ये कह रहा है 150 पार आप नहीं जाने वाले। देखिए, इंडिया गठबंधन में कितना मतैक्य और उनके वक्तव्यों में कितनी एकरूपता होती है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। और राहुल गांधी, उनको उनके दल में भी कोई सीरियसली नहीं लेता, तो देश उनको सीरियसली ले, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। जो आलू से सोना निकालने की मशीन बनाने वाले लोग हैं, वो 150 का प्रेडिक्शन करें और 350 का प्रेडिक्शन करें। जिनको भेड़ के बच्चे और बकरी के बच्चे में फर्क नहीं पता चलता, गेहूं की बाली और मक्के के भूटे में फर्क नहीं पता चलता, वो इस देश की राजनीति के ऊपर प्रेडिक्शंस करें। मुझे लगता है कि इससे बड़ा हास्यास्पद विषय नहीं हो सकता। वो कह रहे सुस्त है, इस बार के चुनाव बहुत आपको भी नजर आ रहा है सुस्त है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 12 सीटों पर राजस्थान के चुनाव हुआ, आपने वोट प्रतिशत देखा होगा। आपको लगता है कि यही रफ्तार रही तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यही रफ्तार रहेगी। निश्चित रूप से पिछले पोलिंग डे में जिस तरह से वोट परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है, ये ईमानदारी से हमारे दल के लिए भी चिंता का विषय है और देश के लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है। क्या वजह है कि लोग बाहर नहीं निकलते? इनकी तो समीक्षा करने की विषय है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का विषय हो सकता है। लेकिन अगर उस ट्रेंड को एनालाइज करता हूँ मैं राजस्थान में, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज विशेष के, एक विचारधारा विशेष के लोग नहीं निकले होंगे। देश भर के लोगों में उदासीनता थी। और मुझे लगता है कि क्योंकि इस चुनाव में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में देश की जनता, आप कहीं भी हाथ उठा करके कहिए अब की बार, तो तुरंत सामने से कहेंगे 400 पार। तो लोगों को ये विश्वास हो गया है मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, सरकारें बन रही है, इसलिए अब जो है ज्यादा उसके लिए कोई उत्साह और ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता नहीं है। ये आपका माइंड गेम है, कहाँ से लाएंगे 400 सीटें? कह रहे ये सिर्फ माइंड गेम। जब हम 272 कह रहे थे तब भी आप यही भाषा बोलते थे, जब हम 300 पार कह रहे थे तब भी आप लोग यही भाषा बोलते थे, और जब हम 400 पार कह रहे हैं तब भी आप लोग यही भाषा बोल रहे हैं। 272 भी हुआ, 303 भी हुआ और 404 भी होगा। आप सच में यकीन मानते हैं इस बात पर कि 370 बीजेपी ले जाएगी? यकीन नहीं, विश्वास है, और पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी। राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलेंगे। ये उतना ही अविश्वंभावी है रुबिका जी, जितना अविश्वंभावी कल सुबह का सूर्योदय पूरब से होगा, ये होना है। राजस्थान ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया। पूरा का पूरा विपक्ष आप लोगों के खिलाफ है और कह रहा है कि क्योंकि आप लोगों को हार नजर आ रही है, इसीलिए आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, वक्तव्य क्या था? कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन सरकार के
यूपीए की सरकार के मुखिया अगर ये कहें कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय का है, मुसलमान का है, तब वो राजनीति नहीं। और जब हम कहें कि उसके बजाय देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, तो वो राजनीति का विषय हो गया। या आलोचना करने वाले जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उनको गरीब के घर में रोशनी होती हुई जब दिखाई देती है, और गरीबी हटाओ के झूठे नारों पर सत्ता प्राप्त करने वालों को जब गरीब के घर में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, देश का लगभग 18% गरीब गरीबी की रेखा से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, 25 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में जाते हुए दिखाई देते हैं, तब जो वोट बैंक खिसकता हुआ दिखता है, उसकी बौखलाहट जो है वो इस तरह की प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुसलमान जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को भी ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो है आपका मंगलसूत्र और आपका गहना छीन कर ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत में सरकार ने बनाया, किसके लिए था? केवल और केवल जो लोग पूर्ववर्ती भारत में, विभाजन के पूर्व के भारत के देशों में रहते हैं और भारतीय मूल के धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उस धर्म के, उस पूजा पद्धति के उपासक होने के मानाते उनके ऊपर जिस तरह का अत्याचार राजकीय संरक्षण में होता है वहां, उससे बचकर के जो लोग हिंदुस्तान में आते हैं, उनको सहूलियत प्रदान करने के लिए नागरिकता के कानून में संशोधन किया गया। हाँ। उसको लेकर के कितने भ्रांतियां फैलाई गई कि मुसलमान को देश से बाहर निकालने का षड्यंत्र है। राजस्थान से लेकर के जहां जोधपुर, जहां ऐसे इतने पाक विस्थापित रहते हैं, मैं तो कहूंगा उनकी बस्ती को जाकर के देखिए, इस गरीबी की दुर्दशा में वो रहते हैं। किसी तरह का कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं होने के चलते हुए न उनको कोई सरकारी सुविधा मिलती है, न वो नौकरी कर सकते हैं, न टेलीफोन खरीद सकते हैं, न मोबाइल ले सकते हैं, न टीवी खरीद सकते हैं, न कहीं प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, न कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, न अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। खुले में रह करके बेचारे 10-10 साल, 15-15 साल इंतजार करते हैं। लेकिन फिर भी यदि कभी पुलिस उनको इस बात के लिए जो है कि उन्होंने जो एफटी, उनको लॉन्ग टर्म एलटीवी मिला हुआ है, उसके किसी कोड को ब्रीच किया है, जब वो ये बात कह दें और उनको पुलिस परेशान करे और उनको डिपोर्ट करने की बात होती है, सब मेरे घर के बाहर 50-50 महिलाएं आकर के रोती हैं कि चाहे फांसी पर लटका दो लेकिन उस नर्क में वापस मत भेजो। उनको राहत प्रदान करने के लिए जो कानून बनाया, उसको लेकर के कितनी भ्रांतियां फैला करके ये विषय लाया गया कि ऐसे घुसपैठिए जो देश में आकर के नागरिकता के गलत दस्तावेजों से नागरिकता हासिल कर चुके हैं, उनको हम बचाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है कि हम ऐसे लोगों को जिन्होंने जो देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको देश के अल्पसंख्यकों के नाम पर उनको रेवड़ियां परोसने का काम और उनको अपीज करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए, उनको देश की टैक्स की कमाई के जो है पैसा लुटाने का जो षड्यंत्र कांग्रेस का है, उसको जब बेनकाब प्रधानमंत्री करते हैं, तब उसको लेकर के जिन लोगों के मन में जलन होती है, तो उनकी नीयत और उनकी नियति दोनों सामने स्पष्ट हो जाती है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग मुसलमानों को पसंद ही नहीं करते, आपको चिढ़ है मुसलमानों से, और इसीलिए इस तरीके के, वो कह रहा है, हेट स्पीच देने की आप लोगों को जरूरत पड़ जाती है। एक ही आप कम्युनिटी को बार बार टारगेट करते हैं। देखिए, हमने कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जब हम सबका की बात करते हैं तो सभी उसमें आते हैं। देश की सरकार ने कभी तुष्टीकरण के इरादे के साथ में राजनीति नहीं की। मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण के इरादे के साथ में सोशल फैब्रिक को जो है वो तोड़ मरोड़ करके देश को विभिन्न वर्गों में, समाज में, जातियों में, उपजातियों में, धर्म और मजहब के नाम पर बांटते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। माननीय मोदी जी ने तो डेवलपमेंट के नैरेटिव को बदला कि कोई भी काम जो हम हाथ में लेंगे वो समग्रता और संपूर्णता तक जब तक न हो तब तक उस योजना को पूरा नहीं मानेंगे। अंतिम व्यक्ति जो पात्रता रखता है उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। हाँ। इस लक्ष्य के साथ में देश की सरकार ने काम किया, तब परिणाम आपके सामने आता है। अब जब गरीब का घर बनता है तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। जब गरीब का घर बनता है तो वो, जब गरीब के घर में शौचालय बनता है तो उसकी माताएं बहनें जिनको गरिमा के साथ समझाना करना पड़ता है, वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता।
जब तो गरीब आपको- के घर में बिजली लगती है तो वो हिंदू और तो मुसलमान गजबन, नहीं आपको ये देखते। लगता है कि इस बार इसी विकास की वजह से मुसलमान आपको वोट करेगा, या फिर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि हेट स्पीच की वजह से एक मुश्त मुसलमानों का वोट आपके अगेंस्ट पड़ेगा, देखिए- आपको हराने के लिए पड़ेगा? देखिए, मैं एक बार फिर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने कहा कि देश में मात्र 4 जाति हैं, और उन्होंने कहा गरीब की जाति एक है, महिला की जाति है, युवा की जाति है और किसान की जाति है। अगर किसान वो हिंदू का खेत और मुसलमान का खेत पास पास में, जिस गांव से आप गुजर रहे हो इस गांव में भी मैं आपको यही दिखा सकता हूँ। हाँ। अब जब बरसात न होने के कारण से, अकाल पड़ने के कारण से फसल बर्बाद हो जाए, या असमय बरसात हो जाने के कारण से फसल बर्बाद हो जाए, हाँ। उन दोनों के आंखों में एक ही रंग के आंसू आते हैं साहब। और प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का लाभ भी दोनों को एक ही रंग का मिलता है। नहीं, पर वो आपको वोट करेगा कि नहीं, इसीलिए ये बड़ा उसको, सवाल है। इसीलिए मोदी के प्रति देश के गरीब की, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसकी श्रद्धा बनी है और वो निश्चित रूप से वोट करेगा। हमने अपीजमेंट की मानसिकता के खिलाफ बात की है, हमने किसी मजहब या पूजा पद्धति के खिलाफ कभी बात नहीं की, न कभी हमारा सोच रहा है। आप कह रहे हैं आप क्लीन स्वीप करेंगे, 400 पार जाने वाले हैं, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास होगा। अब एक और बात है, चाहे आपका घर हो, चाहे यहाँ रैली हो, जनसभा हो, जहां पर आपने प्रभु राम के जोरदार नारे लगाए थे, तो क्या ये हिंदुत्व पर इतराते हुए इस बार के चुनाव होंगे गजबन? देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर राम भक्तों पर गोली चलाई जाए अपने तुष्टीकरण के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, तब वो राजनीति नहीं है। जब राम के का अस्तित्व को ही नकार दिया जाए न्यायालय में, तब वो राजनीति नहीं है। जब राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के निमंत्रण को लिखित में ठुकरा दिया जाए केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए, तब वो राजनीति नहीं है। उस दिन काले कपड़े पहन करके प्रतिकार किया जाए, तब वो राजनीति नहीं है। और जो हमारी राष्ट्रीय चिति का विषय है, हमारे लिए मर्यादा के पुरुष के रूप में जिसको हमने हर क्षण पूजा है, जीवन के हर हिस्से में वो समाहित है। सुबह राम राम होती है, शाम को राम राम होती है, एकाएक कोई मिले और कोई दुखद समाचार निकले दे तो एहे राम होती है, प्रेम से कोई बात कहे तो उसको भी राम राम होती है, किसी बात पे लज्जा आए तो हाय राम निकलता है। उस जो राम हमारे जीवन में इस तरह से हर पक्ष में समाहित है, जो हमारे जीवन के हर वेग और उद्वेग में समाहित है, उस राम को जब नकारने का पाप करे तो राजनीति नहीं है। और उस राम को जब हम मंदिर बने और हम सम्मान के साथ में नारा लगाएं तो आपको उसमें राजनीति दिखाई देती है। तो इस तरह की राजनीति की मानसिकता तो जिनकी है उन्हीं को मुबारक है। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, देखिए, या उनमें से कोई एक चेहरा इंडिया गठबंधन? भारत के सौभाग्य का सूर्य जिस दिन अस्त हो जाएगा उस दिन शायद ऐसा होगा। और आज भारत का सौभाग्य का सूर्य जो है वो उदयांचल पर खड़ा है, वो उदित हो रहा है 500 साल बाद में, और अनेक शताब्दियों तक भारत उदीयमान सूर्य के साथ में विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे पुण्य समय में जब देश का भाग्य इतना प्रबल है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, मुझे इसकी 1% भी कोई संभावना कहीं नहीं दिखती। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको खूब सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 4 जून को हो सकता है फिर आपसे मुलाकात हो। देखते you। रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू रुबिका जी, धन्यवाद।